हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नजर आलम एंड यू वाचिंग कबीर स्टडी। आज भी हम देखने वाले हैं पार्लियामेंट यानी संसद का पार्ट 3। ये पार्ट 3 है। इससे पहले 2 पार्ट्स आ चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अदरवाइज आपको ऊपर आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज के MCQs ऑफ पार्लियामेंट जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे अभी एग्ज़ाम आने वाला है, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम है, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम आने वाला है, UPSI का एग्ज़ाम आने वाला है, NTPC RRB ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाला है। आगे चल के कुछ महीनों में TGT PGT SSC CGL का एग्ज़ाम होने वाला है। तो किसी न किसी एग्ज़ाम में पार्लियामेंट से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के MCQs। स्टार्ट करने से पहले आपको इन्फॉर्म कर दें, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस जो हैं मिलते रहें। ठीक है, और मेरा एक फेसबुक पेज है कबीर स्टडी नाम से, तो आप वहाँ पर कबीर स्टडी नाम से सर्च करके उसे फॉलो कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पर डेली MCQs देखने को मिलेंगे। आप वहाँ से अपने आप को जांच कर सकते हैं कि आपने कितना प्रिपेयर किया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल ये है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? यानी कि जब भारत को आज़ादी मिला था तो उस टाइम लोकसभा का गठन किया गया था। तो उस टाइम लोकसभा का अध्यक्ष कौन बनाया गया था? ऑप्शन से आपके पास हुकुम सिंह, ऑप्शन बी बलराम भगत, ऑप्शन सी रवि राय, ऑप्शन डी GV मावलंकर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका GV मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। GV मावलंकर यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर थे और इनका कार्यकाल था 1952 से लेकर 1956 के बीच। ठीक है, 1952 से लेकर 1956 के बीच इनका कार्यकाल था। और सवाल ये बने कि लोकसभा का गठन कब किया गया था? लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1952 में। लोकसभा का पहली लोकसभा गठन किया गया था 1952 में। और इस टाइम अगर सवाल ये पूछे कि इस टाइम प्रेजेंट टाइम लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो प्रेजेंट टाइम लोकसभा के अध्यक्ष हैं ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला जी हैं। और इनका संसदीय क्षेत्र है कोटा, राजस्थान का कोटा इनका संसदीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा GV मावलंकर। आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये है कि संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होने चाहिए? ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट यानी कि संसद के 3 भाग होते हैं। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि संसद के 3 अधिवेशन होते हैं साल भर के अंदर। एक साल के अंदर संसद के 3 अधिवेशन होते हैं। पहला होता है जिसका नाम है बजट अधिवेशन, दूसरे का नाम है आपका वर्षाकालीन अधिवेशन, तीसरे का नाम है आपका शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है, जो बजट अधिवेशन होता है ये होता है फरवरी से लेकर मई तक। ठीक, फरवरी से लेकर मई तक। और जो वर्षाकालीन अधिवेशन होता है यानी कि जो ग्रीष्मकालीन अधिवेशन होता है ये होता है आपका जुलाई से लेकर सितंबर के बीच। ठीक, और जो शीतकालीन अधिवेशन होता है ये होता है आपका नवंबर से लेकर दिसंबर में। ठीक है, यानी कि इसके 3 अधिवेशन होते हैं, बजट अधिवेशन, वर्षाकालीन अधिवेशन और एक है इसका नाम है शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है, तो सवाल ये पूछा है कि जो अधिवेशन होते हैं तो साल भर के अंदर 3 होते हैं, तो जो 2 अधिवेशन मान लीजिए होते हैं साल भर के अंदर तो उनके बीच का जो गैप है वह कितने महीने का होना चाहिए? ये होगा आपका 6 महीने के अंतराल पर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 महीने। जैसे मान लीजिए कि अभी होता है वर्षाकालीन अधिवेशन और एक होता है शीतकालीन अधिवेशन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल होना चाहिए ये होना चाहिए 6 महीने का।
ठीक है, 6 महीने का बीच का अंतराल होना चाहिए। और इसमें एक और बात है कि 1 साल के अंदर कम से कम 2 अधिवेशन होने आवश्यक हैं, ठीक है, कम से कम साल भर के अंदर 2 अधिवेशन होने ही चाहिए और उन 2 अधिवेशनों के बीच का जो अंतराल है वो 6 महीने का होना चाहिए। क्लियर? आगे देखते हैं। तीसरा सवाल ये है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्द इसमें से दिया गया है कि जो संसद से यानी कि पार्लियामेंट से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है आमुख, बी है स्थगन, सी है भंग और डी है बर्खास्त करना। इन चारों में से वो कौन सा शब्द है जो पार्लियामेंट से संबंधित नहीं है? कौन सा शब्दावली है जो पार्लियामेंट से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो आमुख जो है ये संविधान, जो आमुख है यह संसद से संबंधित है, तो ये तो सही है। स्थगन भी संसद से संबंधित है, भंग भी संसद से संबंधित है, लेकिन जो बर्खास्त है यह संसद से संबंधित नहीं है। आमुख है, स्थगन है, भंग करना, ये तीनों के तीनों जो शब्दावली हैं, शब्द हैं, ये संसद से संबंधित हैं, लेकिन जो बर्खास्त करना है यह पार्लियामेंट से संबंधित शब्द नहीं है। फोर्थ सवाल ये है कि यदि संसद किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, यदि पार्लियामेंट किसी विशेष कार्य या उद्देश्य के लिए कोई समिति के गठन करे तो उस समिति को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, मान लीजिए कि कोई विशेष कार्य करना हो, कोई विशेष उद्देश्य से कोई समिति बनाई जा रही है पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस समिति को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो काफ़ी आसान सवाल है। ऑप्शन आपके पास ये हैं, स्टैंडिंग समिति, ऑप्शन बी तदर्थ समिति, ऑप्शन सी संयुक्त समिति, ऑप्शन डी अस्थायी समिति। तो इन चारों में से वो कौन सी समिति है? तो ये है आपका एडहॉक कमेटी। कौन है? इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक कमेटी, एडहॉक कमेटी। ठीक है, इसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग तदर्थ समिति। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तदर्थ समिति। ठीक है, ये समिति जो है इसका विशेष कार्य ये है कि जब पार्लियामेंट के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से कोई समिति बनाई जाती है तो उसका नाम ये है तदर्थ समिति यानी कि एडहॉक कमेटी। ठीक है, और जब तदर्थ समिति अपना कार्य समाप्त कर लेती है, ठीक है, जब तदर्थ यानी कि एडहॉक कमेटी अपना कार्य समाप्त कर लेती है और अपना जो रिपोर्ट है यह प्रस्तुत कर देती है पार्लियामेंट में, तब इसका जो अस्तित्व है यह समाप्त हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल ये है कि मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं है। मंत्रिपरिषद में इस चारों में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है आपके पास कैबिनेट मंत्री, ऑप्शन बी राज्य मंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी बिना विभाग के मंत्री। अगर आप लोग पॉलिटी में थोड़ा रुचि रखते हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप लोगों ने पढ़ा है तो भी आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये काफ़ी आसान सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। कैबिनेट सचिव यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी जो मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं होते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और बिना विभाग के मंत्री यह मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। संविधान में एक आर्टिकल है, संविधान में एक आर्टिकल है 74, इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में उल्लेख किया गया। ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में इसका उल्लेख किया गया है 74 में, और इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति जब भी कोई कार्य करता है, राष्ट्रपति जब भी कोई कार्य करता है तो उसकी सहायता के लिए क्या होगा? उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, उसकी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। और इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? इस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होगा प्रधानमंत्री। कौन अध्यक्ष होगा? प्रधानमंत्री। ये दिया गया है 74 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैबिनेट सचिव। आगे देखते हैं, नेक्स्ट सवाल ये है और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सवाल है, बस आपको इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में पूछा गया है। जैसे कि सवाल ये है कि संसद में अविश्वास प्रस्ताव के बारे में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें कौन सा सही है? ठीक है, ये 4 दिए गए हैं। ठीक है, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, इन चारों में से बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कौन सा इन चारों में से सही है। ठीक है, इसमें 1 नंबर पे दिया गया है ये कि संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है,
अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताया जा रहा है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। दूसरे नंबर का दिया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट ये दिया गया है कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें। फोर्थ पॉइंट ये दिया गया है कि यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इन चारों में से बताना है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में से कौन सा सही है। ऑप्शन आपके पास ये है 2 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 और 4, यहाँ 4 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 4 ठीक है सही हैं, यानी कि 1 और 4 जो पॉइंट है ये अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है। ऑप्शन ए दिया गया है, पॉइंट ए दिया गया है कि संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव के बारे में संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। और फोर्थ पॉइंट ये है कि यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव है बस लोकसभा में ही लाया जा सकता है या लोकसभा में ही केवल प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन और इसका पॉइंट 2 देखें तो यहाँ पर दिया गया है कि एक अविश्वास प्रस्ताव के बाद दूसरा अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए 6 माह की अवधि अवश्य होनी चाहिए। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि एक साल के भीतर केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। एक साल के अंदर केवल एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है दूसरा बार, ये गलत है। थर्ड पॉइंट ये दिया गया है कि सदन में प्रस्तुत करने से पहले कम से कम 100 व्यक्ति उस प्रस्ताव का समर्थन अवश्य करें, बिल्कुल गलत है। इसमें 50 व्यक्तियों के समर्थन के बारे में दिया गया है, ठीक है। अगर 50 व्यक्ति इसका समर्थन दे देते हैं तो उसको लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 50 ना कि 100, तो थर्ड पॉइंट भी गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 4। एक और बात, एक आर्टिकल 75 है, यानी कि अनुच्छेद 75 में ये दिया गया है कि जो मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति, ठीक, मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। जो मंत्रिपरिषद है यह लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, ठीक है। आगे देखते हैं। 7वां सवाल ये है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। अभी हम देखा पिछले सवाल में कि यह केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे आप लोग इसे लिख लीजिए लोकसभा, ठीक है, लोकसभा, ठीक है, ये हो गया लोकसभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल लोकसभा में ही इसे प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। अभी हमने देखा था कि अविश्वास प्रस्ताव को केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि जो सरकार होती है इसकी बहुमत होती है लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में ही इसकी बहुमत होती है और लोकसभा में ही वह सांसद भी होते हैं, तो यहीं पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि 50 व्यक्तियों का सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है, 50 मेंबर्स का समर्थन जरूरी होता है और एक साल के अंदर सिर्फ एक बार ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि एक वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा या किस बिल द्वारा करती है। ऑप्शन आपके पास ये हैं, वित्त विधेयक, ऑप्शन बी है आर्थिक विधेयक, ऑप्शन सी है अनुपूरक विधेयक, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। सवाल ये पूछा है कि जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष होता है यह कहाँ से कहाँ पे होता है। यह होता है वित्तीय वर्ष स्टार्ट 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। वित्तीय वर्ष का टेन्योर होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है।
तो इस वित्तीय वर्ष के भीतर कितना राजस्व इकट्ठा करना है, इसका प्रस्ताव सरकार किस विधेयक के द्वारा प्रस्तुत करती है, यही पूछा है सवाल। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए वित्त विधेयक। वित्त विधेयक लाया जाता है वित्तीय वर्ष में कितना राजस्व इकट्ठा होगा उसका प्रस्ताव रखने के लिए, ठीक है, वित्त विधेयक। और वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत, ठीक, वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। इसका आंसर हो जाएगा वित्त विधेयक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची, कौन सा शेड्यूल राज्यसभा में सीटों के बंटवारा का निर्धारण करती है, ठीक है। भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का निर्धारण करती है? ऑप्शन ए तीसरी अनुसूची, ऑप्शन बी चौथी अनुसूची, ऑप्शन सी पांचवी अनुसूची, ऑप्शन डी छठी अनुसूची। ठीक है, वो कौन सी अनुसूची है, वह कौन सी अनुसूची है जो यह निर्धारण करती है कि राज्यसभा में कितने सीटों का बंटवारा किया जाएगा भारतीय संविधान में, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में टोटल आर्टिकल जो हैं वह 395 हैं, अनुच्छेद 395 है। जो शेड्यूल जो भाग हैं ये है 12, ठीक, पहले 8 थी लेकिन बाद में यह 12 हो गई, तो फिलहाल 12 अनुसूची हैं। और जो इसका भाग है, इसका जो भाग है ये है 22 भाग, ठीक है। तो ये सवाल ये पूछा है कि कौन सी अनुसूची है जिसमें राज्यसभा में सीटों के बंटवारे का उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में दिया गया है कि किस राज्यसभा में कितने सीटों का बंटवारा किया जाएगा, ये दिया गया है चौथी अनुसूची में, ठीक है। तीसरी अनुसूची में दिया गया है शपथ के बारे में, शपथ के बारे में इसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में दिया गया है आपका कि जो अनुसूचित क्षेत्र हैं और जो अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन के नियंत्रण के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक। और जो छठी अनुसूची इसमें उल्लेख किया गया है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के जो प्रशासन है इसके बारे में उल्लेख किया गया। कौन कौन से राज्य? असम है, ठीक, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है, ठीक है। ये 4 राज्य हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ये है कि लोकसभा के कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। सवाल ये पूछा है कि लोकसभा का जो कार्यकाल था कितनी बार 6 वर्ष तक के लिए बढ़ाया गया था, तो ये बस एक बार ही बढ़ाया गया था। जो लोकसभा कार्यकाल था वह सिर्फ एक बार ही 6 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एक बार। और वो कब बढ़ाया गया था? इमरजेंसी के टाइम, यानी कि 1975 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी तो उस टाइम इमरजेंसी लगाया गया था, तो उसी समय 6 वर्ष के लिए कार्यकाल को बढ़ाया गया था लोकसभा का। तो ये रहे आपके 10 सवाल जो पार्लियामेंट से संबंधित थे और MCQs के रूप में थे, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। और ये इसका 3rd पार्ट था। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।